नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल का विभाजन और बंगाल के विभाजन से उपजे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 45 प्रश्नों को। तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करें और प्रश्नों को देखना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ARO एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, मेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में हैं तो उन सब का एक ही सल्यूशन है कि हमारे टीम के द्वारा तैयार किए गए ARO प्रीलिम्स और मेंस का जो हमारा कंबाइंड बैच है उसको जो है आप ज्वाइन करें, क्योंकि हमने एकदम शुरुआत से व्यवस्थित तरीके से और पूर्णतया समग्रता से, चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो चाहे वो मेंस का सिलेबस हो, उसको जो है कवर किया है। और निश्चित रूप से अगर आप इस कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। और आप अगर इस सीरीज को देखते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं डेमो भी बताता चलता हूं कि हम लोग क्लास में इस टॉपिक को कैसे पढ़े थे और ये सारी बातें, जैसे यही टॉपिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्लास में इसको पढ़ चुके हैं बड़े डिटेल में कि नहीं बंगाल के विभाजन का कैसे कैसे सारी चीजें हुई, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कैसे चला, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों पर हम आते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप ARO 2021 लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे। चलिए प्रश्नों पे हम आ गए। यहां पे आपको प्रश्न दिखेगा, वो किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया ये यहां पे दिखेगा आपको, और मेरे साथ आप प्रश्नों को पढ़ते हुए और इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। तो निम्नलिखित में से सबसे बाद में हुआ बंगाल का विभाजन, जो कि हुआ 1905 में। अस्थाई बंदोबस्तों, जो कि बंगाल में चीरो अस्थाई बंदोबस्तों के नाम से जाना गया, यानी परमानेंट सेटलमेंट के जो नाम से जाना गया, वो लॉर्ड कार्नवालिस की प्रणाली थी। 1793 में ये आई। उसके बाद सहायक संधि की बात अगर हम करें तो सहायक संधि को विकसित किया अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल बेलेजली ने। तो ये मोटे तौर पे 1898 से इसका मामला है। और अगर हम हड़प नीति की बात करें, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत कहा गया, यानी हिंदी में जिसे क्षय का सिद्धांत कहा गया और आम बोलचाल की भाषा में जिसे हड़प नीति के नाम से जाना गया, ये जो है व्यवस्था लेकर के आया डलहौजी, और ये 1848 से मोटे तौर पे। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्तों, उसके बाद सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद हड़प नीति और बंगाल विभाजन सबसे बाद में। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंग भंग विरोधी यानी बंगाल विभाजन, बंग भंग इसे बांग्ला में कहा गया, विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905 से, 7 अगस्त 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से और 7 नवंबर 1905 से। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो है 7 अगस्त 1905 से। तो यहां पर आप देखें तो पूरी क्रोनोलॉजी किस प्रकार से हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं उसका जो है ये नमूना है। आप देखें 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय किया गया। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, तो विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई, जो प्रश्न में भी पूछा गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, तो विभाजन प्रभावी हो गया, यानी वो इफेक्ट में आ गया। पूरे बंगाल में इस दिन को किस रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन
प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया। जनता ने उपवास रखा, हड़तालें की, गंगा स्नान किया और टैगोर का लिखा आमार सोनार बांग्ला गाया, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाकर सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया कि देखो, हमें तुम कितना भी अलग कर दो लेकिन हम एक ही हैं। तो राखी एकता के संदेश के रूप में। अगले दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी सभा को संबोधित किया गया, जिसमें यह मोटे तौर पे माना जाता है 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। 1911 में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द किया गया। ये सब हम प्रश्नों में पढ़ेंगे। मतलब हम बताना ये चाहते हैं कि इससे जुड़े हुई जो क्रोनोलॉजी है वो किस प्रकार से है, तो इसी तरह से करके हम पढ़ते हैं। आइए तीसरे प्रश्न पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? निश्चित रूप से नहीं। बंगाल का विभाजन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। आईएएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है 20 का उत्तर है बंगाल विभाजन इस दिन क्या हुआ? प्रभावी हो गया। अगला, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो जैसे ही किसी टॉपिक को हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसी तरीके से, जैसे इस टॉपिक की शुरुआत में ही हमने इसको किया कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बंगाल के विभाजन और बंगाल के विभाजन से उपजे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। मतलब केवल जो है लेक्चर की हेडिंग में ही प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। निश्चित रूप से 20 स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन हुआ? तो लॉर्ड हार्जिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। तो बीपीएससी प्री 1997 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है और निश्चित रूप से इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर जनरल एंड वायसराय माना जाता है। तो जनता इससे चिढ़ी हुई थी। अगला, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की परंपरा भी हो गई थी। तो बंगाल तो पूरे भारत की सीट ही थी, वहां जो है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय तो बैठता ही था, लेकिन बंगाल प्रांत के प्रशासन के लिए वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता था। तो यही पूछा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो एलजी था वो था सर एंड्रयूज फेजर, और सर एंड्रयूज फेजर ने ही 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को अग्रेसित किया था। इसको भी हम जो है बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप यहां पर देखें तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फेजर ने 1903 में रखा, जो विलियम बर्ड की दिमाग की उपज थी। तो सबसे पहले यह विचार विलियम बर्ड के दिमाग में आया और विलियम बर्ड ने ही कुछ चेंजेस जो है प्रस्तावित किए थे कि हमें इस प्रकार से जो है करना चाहिए। इसीलिए यहां पे विलियम बर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है। विलियम बर्ड कौन था? तो 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और वहां चीफ कमिश्नरी प्रोविंस उसे बना दिया गया असम को। तो उसी असम का ये चीफ कमिश्नर था विलियम बर्ड। सबसे पहले इसी ने इस बात को प्रस्तावित किया था। ठीक है, यह सब हमने डिटेल में पढ़ा है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया। विभाजन के संबंध में कर्जन का तर्क था कि बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन अच्छे से नहीं चला सकता, जिसके कारण पूर्वी जिलों की उपेक्षा होती है जहां मुसलमान अधिक संख्या में हैं। तो बंगाल विभाजन के पीछे
लॉर्ड कर्जन ने यह तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन हम प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों ने स्पष्ट रूप से यह देखा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए ना करके यह बंगाल का धार्मिक विभाजन किया गया है, बंगाल का भाषाई विभाजन किया गया है, और इन दोनों के करने के पीछे है कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद अपने उफान पर है उसे किस प्रकार से हम दबा सके। ये सब डिटेल में कैसे विभाजन भाषाई था, कैसे वो धार्मिक था, सब चार्ट बना करके मैंने समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहां गलत लिख दिया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। मैंने पहले ही आपको बताया कि इनके नेतृत्व में एक जबरदस्त रैली हुई। तो जो शुरुआती आंदोलन का प्रारूप था, हालांकि उसके बाद तो आंदोलन जब तीव्र होने लगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता पीछे हो गए। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर और BG तिलक। तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और ये पूर्व और पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो देखिए, कृष्ण कुमार मित्र जो कि संपादक थे एक पत्रिका जिसका नाम था संजीवनी, और संजीवनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में इन्होंने बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बी हमारा उत्तर है। अगला, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। यूपी ROARO प्री 2014 में यह पूछा गया। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में, यानी बंगाल विभाजन के पश्चात। अगला, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो ABCD। अब इसमें देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए तो निश्चित रूप में तो बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए तो ये किया ही गया था, लेकिन हमारा जो सटीक उत्तर है वो है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। क्योंकि अगर आप जो है पढ़े पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस, तो भी आपको जो है वहां पे बंगाल के नेताओं के द्वारा स्थापित संगठन मजबूत दिखेंगे। आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को देखें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि जितने संगठन या समाज सुधार के कार्य हुए वो बंगाल में सबसे अधिक हुए। यानी बंगाल में बौद्धिक चेतना सबसे पहले पनपी भारत में। राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, ये सब बंगाल में ही सबसे पहले जो है पनपा। और एक प्रकार से ब्रिटिश भारत का जो सबसे सशक्त शुरुआती आंदोलन था वो भी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ही चलाया गया। तो ऐसे में बंगाली जो राष्ट्रवाद था उसकी वृद्धि को दुर्बल करना चाहते थे अंग्रेज। और निश्चित रूप से लॉर्ड कर्जन ने ढाका के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुसलमानों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा था 1904 में कि ये जो नया प्रांत बनने वाला है पूर्वी बंगाल और आसाम जिसका नाम होगा, उसमें मुसलमानों की एकता को फिर से स्थापित करने का अवसर मिलेगा जो कि नवाबों के दौर में उनसे खो गई थी, यानी उनकी एकता भंग हो गई थी। तो किया क्या गया कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया। एक तरफ जो है मुस्लिम बहुमत दे दिया गया, जबकि जो संयुक्त बंगाल था उसमें मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं थे, वो माइनॉरिटी थे। लेकिन जैसे ही
नया प्रांत बनाया गया तो वो इसी तरीके से बनाया गया कि उसमें जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई, उनका बहुमत हो गया, 50% से वो अधिक हो गए, और साथ ही साथ जो मुख्य बंगाल बचा उसमें क्या हुआ, तो उसमें बंगाली भाषा अल्पसंख्यक में हो गई, क्योंकि उस समय जिस समय की बंगाल विभाजन की हम बात कर रहे हैं तो बंगाल का मतलब होता था आज का दोनों बंगाल, यानी जो है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, यानी कि बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल, बिहार आज का, उड़ीसा आज का। तो पूर्वी बंगाल असम को मिला के एक प्रांत बना दिया गया जहां मुस्लिम बहुमत में हो गए, और जो बंगाल बचा बिहार और उड़ीसा उसमें क्या हुआ, तो उसमें बंगाली भाषा बंगाल में ही अल्पसंख्यक हो गई, हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। इन सब कारणों के पीछे अंग्रेजों का यह मत था कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को हमें दुर्बल कर देना है, और एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग आइडेंटिटी है देश में, यह भी हमें स्थापित करना है। और निश्चित रूप से बंगाल विभाजन को हम वो शुरुआती बीज मानते हैं जिसने कि भारत का विभाजन करा दिया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन कौन से कार्यक्रम हुए, तो बायकाट यानी बहिष्कार, स्वदेशी यानी देसी वस्तुओं का प्रयोग, असहयोग यानी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं, और राष्ट्रीय शिक्षा। तो सही उत्तर हमें चुनना है। अब यहां पे देखें अगर आप, तो कहीं भी हमें चारों के चारों ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, और मोटे तौर पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो कार्यक्रम किए गए भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा वो बाइकाट यानी बहिष्कार, स्वदेशी देसी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए असहयोग का भी कार्यक्रम की बात की गई थी, लेकिन इसे किसी दूसरे नाम से जो है इसे किया गया, निष्क्रिय प्रतिरोध इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया। और यहां पर अगर आप देखें तो ऐसे ऑप्शंस भी बनाए गए हैं कि जिसमें कि कोई कुल मिला के 3 को ही आपको सही बताना है, 4 आप सही बता ही नहीं सकते। ऑप्शंस को देखिए तो इस ऑप्शंस के हिसाब से निश्चित रूप से बाइकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 कहां में दिख रहा है, 1, 2 और 4 हमें डी में दिख रहा है, तो डी इसका उत्तर है। निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की गई थी। बहिष्कार को ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार से आगे बढ़ा करके भारत में जो ब्रिटिश प्रतीक हैं, यानी विधान परिषदें हैं, यानी ब्रिटिश न्यायालय हैं, यानी ब्रिटिश स्कूल हैं, उन सबका प्रतिरोध करने की बात की गई थी। तो निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द जो था वो मिला जुला शब्द ही था असहयोग से, जो बाद में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चला। ठीक है, तो यहां ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं कि एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब एक को छोड़ना है तो निश्चित रूप से असहयोग को ही हमको छोड़ना होगा। असहयोग इस शब्द का तो कोई नाम नहीं था। अगला, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, आईएएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो 13 का हमारा उत्तर है ए। अगला, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, आईएएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। लंबे लंबे स्टेटमेंट आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, उसी का ये एक उदाहरण है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा है ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। तो 15 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं, बंगाल
1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यह बीपीएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो ये पॉपुलर फैक्ट नहीं है एक प्रकार से। और दूसरी बात है कि ये जो है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ कि बंगाल का द्वितीय विभाजन कब हुआ। बंगाल का द्वितीय विभाजन हमें मानना हो तो हम तो यही मानेंगे कि 1947 में किया गया, लेकिन मोटे तौर पर जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए 1911 में दिल्ली दरबार एक आयोजित किया गया। किस लिए आयोजित किया गया? तो जॉर्ज पंचम ब्रिटिश युवराज और उनकी महारानी मेरी भारत में आई, तो दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में आयोजित किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द हो। तो पहले तो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और उसके बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, जैसा कि आज है। और असम, जो कि 1874 से एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था, जिसे कि 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के तहत ला दिया गया था, उसको भी सेपरेट कर दिया गया। तो यह काम हुआ। इसी को यहां द्वितीय विभाजन के रूप में पूछा गया है। और यही प्रश्न आगे आपसे पूछेगा कि बंगाल का एकीकरण कब हुआ, यानी 1905 में विभाजन हुआ, लेकिन एकीकरण बंगाल का कब हुआ। ठीक है, तो बंगाल का एकीकरण भी 1911 में ही हुआ। अगला, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपनाया सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। निश्चित रूप से सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अगला, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द हुआ? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। पॉपुलर प्रश्न है। यूपीपीसीएस प्री 91, यूपीपीसीएस प्री 93 और उसके बाद बीपीएससी प्री 2008 में। बहुत पहले यूपीपीसीएस पूछा गया, अब ले सकते हैं तो ले लिया जाए। तो ए 1911 इसका उत्तर है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। अगला, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री ने, राजगोपालचारी ने, चिदम्बरम पिल्ले ने और चिंतामणि ने। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने और सैयद हैदर रजा ने। तो निम्नलिखित में से सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो इन दो प्रश्नों से हमें यह लर्निंग मिलती है कि हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि स्वदेशी आंदोलन का भिन्न भिन्न सेंटर्स पर किसने नेतृत्व किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कौन कौन लोग स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए? मोटे तौर पे महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो कृषक 2, तो आंदोलन शहरों तक ही रह गया, गांव में नहीं पहुंचा। और मुसलमान तो 2 और 3 इससे नहीं जुड़े। मुसलमान तो इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमानों को बंगाल विभाजन का निर्णय अच्छा लगा, क्योंकि एकीकृत बंगाल में मुसलमान अल्पसंख्यक में थे, उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। लेकिन जैसे ही पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बना, वहां मुसलमानों का बहुमत हो गया। 55% के आसपास मुसलमानों की जनसंख्या नए प्रांत में हो गई। तो मुसलमान तो बंगाल विभाजन के समर्थन में ही थे। उनको तो यह लगता था कि बंगाल विभाजन से हमें तो लाभ ही मिला है। और निश्चित रूप से 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी कर दिया गया। तो ऐसे में मुसलमान इससे दूर रहे। स्वदेशी आंदोलन खुद को कृषकों से जोड़ नहीं पाया, तो
2 और 3, तो 2 और 3 हमें कहां दिखते हैं? सी में दिखते हैं। तो इसका उत्तर है कृषक और मुसलमान, यानी सी 2 और 3। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? आप देखिए, लगातार यूपी पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस प्री 5, उत्तराखंड पीसीएस 6, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010। तो निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट कानून विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो निश्चित रूप से स्वदेशी आंदोलन इसका उत्तर है। वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा बंगाल उद्घोषित हो जाता था। वंदे मातरम आमार सोनार बांग्ला, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ में वंदे मातरम, और भारतीय क्रांतिकारियों का तो ये प्रिय गीत वंदे मातरम। तो स्वदेशी आंदोलन ए। अगला, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए, बंगाल विभाजन से आईएएस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। तो आईएएस प्री 2002 में लिकायत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अब निश्चित रूप से यह कठिन प्रश्न हो जाएगा। अब इतना गहराई से कौन पढ़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलर फैक्ट यह है, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 और अरविंद घोष उसके प्रधानाचार्य, ये तो पॉपुलर फैक्ट है। दूसरा पॉपुलर फैक्ट है बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ कि बारिसाल में सबसे ज्यादा दमनात्मक कार्रवाई की गई, लाठियां से लोगों को लाठियों से पीटा गया। मतलब जब यह बात होती है कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, उसको किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने पुलिसिया दमन के सहारे दबाने का प्रयास किया, तो उसमें बारिसाल के इस घटना का जिक्र आता है, जिसमें पुलिस ने बहुत बर्बरता पूर्वक वहां जो जुटे थे किसान, उनको पीटा। और जब यह घटनाक्रम आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बारिसाल के किसानों का जो नेतृत्व करता थे वो अश्विन कुमार दत्त थे। अगर ये पता है तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे, नहीं तो निश्चित रूप से ये मुश्किल प्रश्न है। तो लिकायत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व नहीं किया था, अश्विन कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, तो ए इसका हमारा उत्तर है, क्योंकि इसमें सही नहीं है, यही पूछा गया था। यानी 3 सही है, 1 सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां भी सही नहीं है को खोजना है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो निश्चित रूप से डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह असल में गलत है। गरम पंथियों के नेतृत्व में, यानी लाल, बाल और पाल के नेतृत्व में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। तो ऐसे में डी गलत है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से कुछ ही विशिष्ट मुसलमान इस आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तो देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था वो इस अर्थ में विशिष्ट आंदोलन था कि इसी आंदोलन के दौरान पहली बार भारतीय स्त्रियां अपने घरों से निकल करके आई और उन्होंने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही महिलाएं अपने घरों से निकली और उन्होंने जो है भाग लिया स्वदेशी आंदोलन में। अगला आईएएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए कितने आईएएस के प्रश्न जो है आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि एक टॉपिक में इतने प्रश्न इन जनरल नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक,
स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो निश्चित रूप से अब हर जगह यह कहा जाने लगा कि स्वदेशी यानी देसी वस्तुओं का प्रयोग और बहिष्कार यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो देसी वस्तुओं का प्रयोग करना है, ब्रिटिश वस्तुओं की होली हमको जलानी है। और स्थिति ये आ गई कि उस दौरान जब ये आंदोलन अपने चरम पे था तो किसी भी विवाह में लड़के और लड़की की तरफ से विदेशी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता था। अगर ये पता चल जाए उस ब्राह्मण को जो कि पूजा करवाने आया है कि इस पूजा की सामग्री में कोई एक विदेशी वस्तु है, तो वो पूजा कराने से इनकार कर देता था। तो इस तरह की भावना थी कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। तो ऐसे में देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को तो पुनर्जीवन मिलना ही है। तो यह सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो निश्चित हुई स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, कई कॉलेजेस खोले गए, बहुत सारा काम हुआ। ठीक है, तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो पूछा क्या जा रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो सी, एक और दोनों सही है। अगला, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। अब यह भी एक थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, पॉपुलर फैक्ट नहीं है, जल्दी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से इस टॉपिक का ही नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ही इसका उत्तर है। अगला, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हलधर ने और अमृता शेरगिल ने। तो देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी 1907 में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो हमारा ए इसका उत्तर है। अब देखिए, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के सूरत विभाजन के बीच, यानी 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन और 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया फाइनली। यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये अलग से टॉपिक के रूप में लिखे रहते हैं। हमने क्या किया है कि इसे बंगाल विभाजन के टॉपिक के तहत ही देख लिया। तो अगर एक प्रकार से हम कहें तो बंगाल विभाजन से जो डायरेक्ट प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हमारा मुख्य फोकस कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन पर बात करने की है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्नों को हम देखेंगे। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया ये प्रश्न है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है किसका? पंडित मदन मोहन मालवीय का, महादेव गोविंद रानाडे का, गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का। अब आप बताइए कि इन जनरल आप जानते हैं कि जिन किताबों से हम लोग पढ़ते हैं उन किताबों में इतना डिटेल में किसके बारे में लिखा होता है कि आप जान जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें सब चीजें पढ़ करके कोई एक ऐसे फैक्टर को ढूंढना होता है जो हम जानते हैं। इसमें से इतनी बातों में से निश्चित रूप से आप क्या जानते हैं? केवल इतना ही कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था, लेकिन इनके सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी के सदस्य नहीं बने थे। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। केवल यही
आपको जानकारी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि किताबों में इतना डिटेल में किसके बारे में लिखा गया है। तो आपको इसी तरह से देखना होता है और उत्तर निकालना होता है। सारे प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आते, दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यानी जिस वर्ष बंगाल का विभाजन हुआ। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1902, 1905, 1906, 1909। तो निश्चित रूप से गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। निश्चित रूप से गोपाल कृष्ण गोखले हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो 1905 के अधिवेशन से ही गरमपंथियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत करना शुरू किया। फाइनली 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गरमपंथियों ने लालाजी या बाल गंगाधर तिलक में से किसी को, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन यह दिखने लगा कि अध्यक्ष पद के लिए कलकत्ता में बहुत टकराव हो सकता है, तो नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष का नाम वापस ले लिया और दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर दिया। और चूंकि दादा भाई नौरोजी को दोनों गुट बड़ा सम्मान करते थे, यानी नरमपंथी भी और गरमपंथी भी, तो ऐसे में दादा भाई नौरोजी का नाम जब अध्यक्ष पद के लिए आया तो गरमपंथियों ने अपनी दावेदारी खुद ब खुद वापस ले ली। और इस प्रकार से कलकत्ता के अधिवेशन में जो आगे सूरत में विभाजन हुआ उसको जो है अग्रेसित कर दिया गया, क्योंकि सूरत में तो आमने सामने अध्यक्ष पद को लेकर के मामला हुआ ही। लेकिन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष तो गरमपंथी अपना नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने पूरा दबाव देकर के 4 प्रस्ताव पारित करा लिए। पहला प्रस्ताव स्वदेशी का था, दूसरा प्रस्ताव बहिष्कार का था, तीसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति का था और सबसे महत्वपूर्ण चौथा प्रस्ताव स्वराज का था। यह उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो आपको पारित करना पड़ेगा ही। तो इसका हमारा उत्तर है दादा भाई नौरोजी, डी। आगे बढ़ते हैं। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था बीजी तिलक ने, सीआर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। अगला, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907। तो बनारस अधिवेशन 1905 नहीं, कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसका उत्तर है बी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, एस.सी. बोस ने, महात्मा गांधी ने। तो देखिए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसमें उनका नाम नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम इसमें नहीं है। इसमें क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस.सी. बोस, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक हमारा
इन ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर होगा, हालांकि मूल उत्तर दयानंद सरस्वती। अगला, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी आमतौर पे जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, और निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन खर्च किया। आदर्श व्यक्ति के ये अनुपम उदाहरण थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका नाम बेहद सम्मान से आज भी लिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? अब बताइए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, निश्चित रूप से ये तो किताब पूरा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने कि किस प्रकार से भारत के धन की निकासी हो रही है, तो ड्रेन थियरी दिया इन्होंने। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अब बताइए, यहां एग्जामिनर केवल यह पूछना चाहता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस पार्टी से चुने गए थे, और यहां पे क्या दिया है? अनुदारवादी। तो उदारवादी पार्टी यानी जो लिबरल पार्टी थी, उसके टिकट पर 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे। तो ये इसका उत्तर है, यानी डी इसका उत्तर है। बाकी सारे सत्य हैं, केवल यही एक असत्य था, अनुदारवादी नहीं उदारवादी। अगला, अब ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, तो यह भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का प्रारंभ किया था, यह भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यही गलत है। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहला तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886, दूसरा 1893 और तीसरी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस प्रकार से डी हमारा उत्तर है, क्योंकि यही कथन असत्य है, बाकी ए बी सी ये सत्य कथन है। अगला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गुलाम देश का एक नागरिक शासक देश के पार्लियामेंट का सदस्य चुन लिया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो अब देखिए, अब हम 1907 की तरफ आ गए हैं। बंबई, सूरत, इलाहाबाद, लाहौर। तो नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हो गया, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में जो चारों प्रस्ताव पारित हुए थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज, इन चारों प्रस्तावों को अगले अधिवेशन में हमें पारित कराना है, ये मत गरमपंथियों का था। और नरमपंथियों का यह मत था कि इन चारों प्रस्तावों को हमें रद्द करना है। गरमपंथी अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो पहला काम तो यह हुआ कि नागपुर में अधिवेशन कराना चाहते थे गरमपंथी, या नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन नरमपंथियों ने सूरत में इस अधिवेशन को कराया। और कांग्रेस में एक परंपरा ये कि जिस भी प्रांत में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस प्रांत का व्यक्ति उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यानी अगर सूरत में अधिवेशन हो रहा है तो सूरत उस समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसका हिस्सा था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही एक नागरिक थे
बाल गंगाधर तिलक, तो यानी बाल गंगाधर तिलक सूरत में अधिवेशन होने से वो अयोग्य हो गए, तो लाला जी का नाम गर्मपंथियों ने प्रस्तावित किया। लेकिन अंततः जो है रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक का पूर्ण प्रयास था कि कांग्रेस को इस समय नहीं टूटना चाहिए। बाद में कांग्रेस टूट भी गई 1907 में, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि कांग्रेस को फिर से एकजुट किया जाए। हालांकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के चलते वो ये करने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में 1916 में वो कामयाब हुए, लेकिन उनका ये नहीं था, तो इन लोगों ने वापस, लाला जी ने अपना नाम वापस ले लिया, तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, तो सूरत का अधिवेशन 1907। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913, सूरत अधिवेशन 1907। इसका हमारा उत्तर है आगे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गर्मपंथियों के दबाव में इन्हें लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का, बंगाल विभाजन का विरोध करना पड़ा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष थे, और आरबी घोष यानी रास बिहारी घोष कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो सूरत में आयोजित हुआ था, और यही कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो डी इसका उत्तर है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? देखिए, मैंने कई बार इसी तरीके से क्लास में हम लोग कई बार एक एक चीजों को रिपीट करके करते हैं कि एकदम याद हो जाए। तो बंगाल का विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार था ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, स्वदेशी था ही, स्वराज था ही, तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था प्रस्ताव। तो ये हमारा उत्तर है 42 का, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करना ये नहीं था। अगला, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और उपर्युक्त सभी। तो ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। डी इसका उत्तर है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति कैसी होगी? क्या उसकी रणनीति अनुनय विनय की होगी? अधिक से अधिक भारतीयों को सरकारी नौकरी में स्थान मिले, इसके लिए होगी? अधिक से अधिक भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर स्थान दिया जाए, इसके लिए होगी? या स्वराज के लिए होगी, डोमिनियन स्टेटस के लिए होगी? कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो एक तरफ तो स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं लोग, और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भारतीयों की उपस्थिति। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। नरमपंथी कहते थे कि भारत के लोग अभी तैयार नहीं है, इसलिए सरकार से विरोध मत लो, अनुनय विनय करो, सरकार जो मान ले ठीक है, नहीं माने फिर से चिट्ठी लिखो। लेकिन गर्मपंथियों ने, और गर्मपंथी आंदोलन के जो प्रमुख आवाज रहे, बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से कहा कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, भीख मत मांगिए, अनुनय विनय याचना ये सब मत करिए। तो ये सब पॉइंट है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1907? निश्चित रूप से सी उत्तर है 1907 में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन निश्चित रूप से 1907 में हुआ सूरत में, और उसके बाद 1907 के सूरत से लेकर के अभी तक कांग्रेस का कई बार विभाजन हो गया। तो एक बार इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंदिरा कांग्रेस भी कह करके बुलाया गया। अगला,
सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, गांधी जी ने। तो निश्चित रूप से सी, तिलक। हालांकि बाल गंगाधर तिलक नहीं ऐसा चाहते थे, वो जानते थे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पे है तब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का विभाजन हो जाए, इससे बड़ा नुकसान होगा राष्ट्रीय आंदोलन को। लेकिन कहीं ना कहीं इनका नाम इसमें आ ही गया। लाला जी का नाम जो गर्मपंथियों ने प्रस्तावित किया था उसको भी इन्होंने वापस ले लिया, लेकिन ये भी अड़े थे कि भाई हमारे जो 4 संकल्प हैं उनको तो पारित करिए। लेकिन नरमपंथियों में उसमें भी फिरोज शाह मेहता का नाम बहुत मतलब जो है उस तरीके से लिया जाता है कि वो एकदम उस तरफ के जिद्दी टाइप के व्यक्ति थे, और वो उन्होंने निश्चित कर दिया कि भाई अब करमपंथी बाहर जाएं, कांग्रेस से बाहर जाएं, इनकी हमको जरूरत नहीं है। और इसीलिए कई वर्षों तक कांग्रेस को मेहता कांग्रेस भी कह करके बुलाया गया। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आईएएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। निश्चित रूप से बी इसका उत्तर है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, कि ये तो अनुनय विनय करने वाले लोग हैं। एकदम क्रोधित हो जाते थे बाल गंगाधर तिलक, कहते थे कि ये छुट्टियों का सम्मेलन है, कांग्रेस का अधिवेशन। मतलब साल भर अपना काम कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, 2 दिन के लिए आ गए, जुट गए एक शहर में और अपना मनोरंजन किया, सबसे मिले जुले, हालचाल किए, ये छुट्टियों का मनोरंजन है। और वो कहते थे कि साल में एक बार जब हम मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जन चेतना को जगाने के लिए तो वर्षों वर्ष काम करना पड़ेगा। आप लोग केवल एक अधिवेशन ले लिए हैं, आते हैं, उस अधिवेशन में 2 दिन बोलते हैं, अपने गुस्से को ठंडा करते हैं, फिर अपने जो है रोजगार में लग जाते हैं। तो ये जो अधिवेशन है ये छुट्टियों का सम्मेलन लगता है, और साल में एक बार टरटराएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मेढक की तरह। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, आईएएस प्री 2016। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन, उससे उपजा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, कांग्रेस का 1905, 1906 और 1907 का अधिवेशन, इससे जुड़े हुए कुल 47 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।